Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. ये सोचने वाली बात है ना, कि एक ही वक्त में दुनिया एक दूसरे के ज्यादा करीब भी आ रही हो और एक दूसरे से और दूर भी जा रही हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन 1400 से 1800 के बीच ठीक यही हुआ था। ये वो 400 साल थे, एक ऐसा दौर जो खोज का भी था और खुद को अलग थलग कर लेने का भी। और सच पूछिए तो इसी दौर ने हमारी दुनिया की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो आइए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते एक दूसरे से आकर टकराए और उस टक्कर से एक बिल्कुल नई दुनिया ने जन्म लिया। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस दौर से जब दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी थी। फिर हम यूरोप के बाहर की तरफ निकलने की और ठीक उसी वक्त एशिया के अपने अंदर सिमट जाने की कहानियों को समझेंगे। इसके बाद इन दोनों दुनियाओं की टक्कर से क्या नतीजा निकला वो देखेंगे और आखिर में इस सब के बाद जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना उस पर गौर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उसी दौर में। कल्पना कीजिए 15वीं सदी की शुरुआत हो रही है और दुनिया के बड़े बड़े समंदरों पर दो बहुत बड़ी ताकतें हैं, मगर एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर, और उनकी दिशा एक दूसरे से एकदम उल्टी। मतलब एक तरफ 1400s के शुरू में चीन के एडमिरल जेंग हे थे, जो अपने विशाल जहाज़ों के बेड़े के साथ समंदर नाप रहे थे, और ठीक उसी दौरान दूसरी तरफ यूरोप में पुर्तगाल धीरे धीरे अफ्रीका के तट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और फिर सदी के आखिर तक कोलंबस अमेरिका जा पहुंचा। ये बिल्कुल दो समानांतर कहानियों जैसा था और उनका टकराना बस तय था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि यूरोप समंदर पार करने को इतना बेताब था, जबकि चीन जैसी ताकत पीछे हट रही थी। वजह थी 3 चीजें, जिन्हें अक्सर कहा जाता है गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। मतलब ईश्वर, सोना और शान। जरा इस कॉम्बिनेशन के बारे में सोचिए। एक तरफ बेहतर टेक्नोलॉजी, नए जहाज जो दूर तक जा सकते हैं, दूसरी तरफ दौलत की चाहत, नए व्यापारिक रास्ते ढूंढकर अमीर बनने का लालच, तीसरा अपने धर्म को फैलाने का जुनून, और इन सब के ऊपर शोहरत पाने की तमन्ना, इतिहास में अपना नाम अमर करने की ख्वाहिश। ये सारी चीजें एक साथ मिल गईं और यूरोपीय खोजकर्ताओं को अनजान समंदरों में कूद पड़ने के लिए उकसा रही थीं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है हर्नान कोर्टेस जैसे विजेताओं की कहानी। सोचकर देखिए, मुट्ठी भर लोगों और बेहतर हथियारों के दम पर उन्होंने इतने बड़े और ताकतवर एस्टेक साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में सोने की चमक थी, और बस उसी चमक ने उन्हें हर हद पार करने का हौसला दे दिया। अच्छा, अब इस कहानी का रुख बिल्कुल पलट देते हैं। एक तरफ जहां यूरोप दुनिया भर में दरवाजे खटखटा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एशिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें अपने दरवाजे बंद कर रही थीं। एकदम उल्टा हिसाब। और इसमें चीन का केस तो सबसे ज्यादा नाटकीय है। पहले तो जेंग हे के उन विशाल बेड़ों ने दुनिया को दिखा दिया कि चीन की पहुंच कहां तक है, उनकी ताकत क्या है। लेकिन फिर अचानक 1433 के बाद चीन ने जैसे हैंडब्रेक खींच दिया हो, बस उन्होंने बाहरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया। ये इतिहास के सबसे बड़े क्या होता अगर में से एक है। सोचिए, अगर वो ऐसा न करते तो क्या होता। इसी मानसिकता को समझने के लिए सम्राट कियानलोंग के शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने ब्रिटेन के राजा से कहा था कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमें आपके देश की बनी किसी भी अजीब या अनोखी चीज की जरूरत नहीं है। अब ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये एक गहरा विश्वास था अपनी आत्मनिर्भरता पर। एक तरह से बाहरी दुनिया से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। और सुनिए, चीन इस मामले में अकेला नहीं था। जापान तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया। उन्होंने बंद देश नीति लागू की, और ये इतनी सख्ती से लागू हुई कि 200 साल से भी ज्यादा वक्त तक जापान बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली, एक रहस्य बना रहा। तो अब सवाल ये है कि जब एक ऐसी ताकत जो रुक नहीं सकती एक ऐसी चीज से टकराए जो हिल नहीं सकती, तो क्या होता है। यहां पर एक फैलती हुई दुनिया एक सिमटती हुई दुनिया से आ मिली, और नतीजा एक विस्फोटक टक्कर। इसी टक्कर से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा आदान प्रदान। इसे हम कोलंबियन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं था, ये तो पूरी की पूरी दुनियाओं का मिलन था, जिसमें अच्छा भी था, बुरा भी, और बहुत कुछ भयानक भी।
देखिए, एक तरफ तो अमेरिका से दुनिया को ऐसी चीजें मिली जैसे मक्का, आलू, टमाटर। इनसे दुनिया भर की आबादी बढ़ने में मदद मिली। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। यूरोप से यहां घोड़े, गाय बैल तो आए, लेकिन उनके साथ साथ आए कुछ अनदेखे कातिल, चेचक, खसरे जैसी बीमारियां, जिनके खिलाफ वहां के मूल निवासियों के शरीर में कोई बचाव था ही नहीं। इसका अंजाम बहुत भयानक था। एक पल के लिए सोचिए, हर 10 इंसानों में से 9 की मौत हो गई। 90%। मध्य मेक्सिको में ठीक यही आंकड़ा था। यूरोपीय बीमारियों ने पूरी की पूरी सभ्यताओं का नामो निशान मिटा दिया। ये इस नए वैश्विक जुड़ाव की सबसे बड़ी, सबसे दुखद सच्चाई थी। तो इस पूरी 400 साल की उथल-पुथल के बाद आखिर दुनिया दिखती कैसी थी? खोज और अलगाव के इस दौर ने एक ऐसी दुनिया को जन्म दिया जिसकी विरासत को, जिसके असर को हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? 1. यूरोप ने बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य खड़े कर दिए। 2. एक नया वैश्विक आर्थिक सिस्टम बना जिसके केंद्र में यूरोप था। और जब यूरोप अमीर और ताकतवर हो रहा था, पूर्वी एशिया खुद को और ज्यादा बंद कर रहा था। इससे एक शक्ति असंतुलन पैदा हुआ, एक ऐसा असंतुलन जिसने आने वाली कई सदियों तक दुनिया की किस्मत तय की। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? 3 मुख्य बातें। पहली, दुनिया के अलग अलग हिस्से हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए। दूसरी, शक्ति का केंद्र यूरोप बन गया। और तीसरी, एशिया ने एक अलग रास्ता चुना जिसने आगे चलकर और बड़े टकरावों की नींव रखी। तो देखिए, इस दौर ने दुनिया को जोड़ा भी और तोड़ा भी। इसने नए रिश्ते बनाए और गहरी खाइयां भी खोदी। अगली बार जब कोई आलू खाए या एक कप कॉफी पिए तो शायद ये याद आ सकता है कि ये मामूली चीजें भी उसी 400 साल लंबी कहानी का हिस्सा है। असली सवाल तो ये है कि इस पूरी विरासत का हम आज क्या करते हैं। इस पर सोचना जरूरी है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.